Very good morning, dear students, teachers, and friends who are watching this session live on YouTube. आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे. Welcome to you all in the 5th online class of Home Science. And today's topic is food quality and food safety. खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा. तो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी को पढ़ने जा रहे हैं, जो पार्ट 1 है. बाकी इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे. आज इस पार्ट 1 में हमने कुछ कंटेंट को कवर करना है और जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो बाकी के बचे हुए कंटेंट को हम कवर करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर गाइडलाइंस के साथ CAB कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड इसकी अप्रोच है SMS, सैनिटाइज, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग. आपको लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और आपको सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है. बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार. कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए ये सभी आदत अपनाना बहुत जरूरी है. और कभी आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर पर ही रहें और डॉक्टर से सलाह भी लें. तो बच्चों, ये तो थी आपकी कोविड-19 के लिए गाइडलाइंस, लेकिन अभी जो सामने है आपके, ये आपकी क्लास के लिए गाइडलाइंस है जो बहुत जरूरी है और आशा है आप इन्हें ठीक से फॉलो भी कर रहे होंगे. आप लाइव चैट का प्रयोग प्रश्न पूछने या पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही करें और साथ में अपने पास एक नोटबुक और पेन अवश्य रखें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करते चलें. यहाँ पर हम उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिनके रिसोर्सेज को हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में टीचिंग और लर्निंग के पर्पज से प्रयोग किया है. दे आर प्योरली फॉर नॉन कमर्शियल एंड एजुकेशनल पर्पसेस. यहाँ पर हम एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं कि यदि कहीं कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे जरूर ठीक किया जाएगा. I am your facilitator, Miss Shilpi Goyal, lecturer Home Science from SKV New Friends Colony. और मेरे साथ है मेरी co-facilitator, Miss Ruchi Singh. Good morning and welcome all the students. Myself Ruchi Singh, lecturer Home Science from GGSSS Nathupura. कुछ बच्चों बढ़ते हैं आगे और मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी होम साइंस टीम से. हमारी टीम कोऑर्डिनेटर है मिसेस प्रतिभा गोयल, लेक्चरर होम साइंस फ्रॉम कोर एकेडमिक यूनिट. मिसेस मंजू शर्मा, लेक्चरर होम साइंस फ्रॉम SKV राजौरी गार्डन एक्सटेंशन. मिसेस रितु खेर, लेक्चरर होम साइंस फ्रॉम SOE मदनपुर खादर. मिसेस शैली गांधी, लेक्चरर होम साइंस GGSSS रानीबाग. और मिसेस ममता चौधरी, लेक्चरर होम साइंस फ्रॉम गार्गी SKV ग्रीन पार्क एक्सटेंशन. तो बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके क्विज 4 का रिजल्ट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है. आउट ऑफ 54,344 स्टूडेंट्स, 6,401 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 10 स्कोर किया है और ये है फर्स्ट 10 परफेक्ट स्कोरर्स. हरकेश फ्रॉम गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साइट 1, सेक्टर 6 द्वारका. आंचल थापा GSKV मटियाला से. रिमशा परवीन GGSSS BC ब्लॉक सुल्तानपुरी से. अंजू कुमारी GGSSS खिचड़ीपुर से. अंजू बैरवा GSKV H ब्लॉक मंगोलपुरी से. कीर्ति GGSSS तुलसीनगर. विशाखा फ्रॉम SKV E ब्लॉक नंदनगरी. रजिया फ्रॉम BCP SKV बाबरपुर. फिजा बी फ्रॉम SKV नंबर 2 ब्लॉक C यमुना विहार. एंड श्रुति फ्रॉम SKV Sector 1, Pocket 7, Dwarka. Many congratulations students once again. अब हम आगे बढ़ते हैं फूड सेफ्टी ड्यूरिंग कोविड-19. बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपने कोरोना के समय में देखा ही था कि इस समय में सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला टॉपिक था फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी. यानी कि हम लोग घर पर सबसे ज्यादा ध्यान इस समय किस बात पर दे रहे हैं? खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता पर.
और सबसे मजेदार बात क्या है बच्चों? सबसे मजेदार बात इस समय की ये है कि हम अपने घर पर बना हुआ खाना खा रहे हैं, तो हमारे बड़े और बुजुर्ग लोग तो हमसे बहुत खुश होंगे ही। अनडाउटली घर का खाना बहुत ही हेल्दी, सेटिस्फाइंग होता है और इससे बीमारियां होने की पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि आज की हम अपने ऑनलाइन क्लास से क्या सीखने वाले हैं। बच्चों आज हम सीखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों के महत्व को समझ पाएंगे। फूडबॉर्न डिजीजेस कैसे होती हैं, इसके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे एक नॉलेज फैक्ट के साथ, जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। बच्चों आपको शायद ही पता हो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2018 में अनाउंस किया कि फूड सेफ्टी हैबिट्स के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर बनाने के लिए एवरी ईयर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाएगा। एंड ईयर 2019 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया, जिसकी थीम थी इफ इट इज नॉट सेफ इट इज नॉट फूड। वह कोई भी खाद्य पदार्थ जो सुरक्षित नहीं है हम उसे भोजन नहीं कह सकते। इसी कड़ी में इस वर्ष की वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी इन्वॉल्व्स एवरीवन इन द फूड चेन। जैसे कि आप इस पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे हैं कि फूड सेफ्टी रखना, फूड क्वालिटी को मेंटेन करना, फूड मैन्युफैक्चरर, फूड रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर और कंज्यूमर, हर लेवल पे प्रत्येक का कर्तव्य है कि वो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखे। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे और लाजमी है आपके मन में ये प्रश्न आना कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन के स्वास्थ्य, पोषक स्थिति और उत्पादकता का सीधा संबंध भोजन से होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी भोजन हम खाते हैं वो न्यूट्रिटिव होने के साथ साथ सेफ भी हो। और असुरक्षित अनसेफ फूड के कंजप्शन से क्या होता है, फूडबॉर्न इलनेसेस होती है, फूड संबंधी बीमारियां होती हैं, इससे मृत्यु की दर बढ़ जाती है। और मृत्यु की दर बढ़ने से क्या होता है, मृत्यु की दर बढ़ने से किसी भी देश के आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ इस समय ट्रेड में, व्यापार में इसकी गति कम हो जाती है, क्योंकि आपने सुना ही है जिस देश की भौगोलिक स्थिति अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं होता, वहां पर लोग ट्रेवल करना पसंद नहीं करते, धन की हानि होती है, बेरोजगारी बढ़ती है और इससे लीगल लिटिगेशंस के मामले भी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में असंतोष पनपता है। इसके साथ ही इसका मेन इफेक्ट पड़ता है देश के आर्थिक विकास पर और आर्थिक विकास रुक जाता है। तो देखा बच्चों आपने कि इस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है। और आजकल बच्चों फूड सेफ्टी किसी पर्टिकुलर देश के लिए ना होकर पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है। तो बच्चों लेते हैं एक और जानकारी फूडबॉर्न डिजीजेस के बारे में, जो है डायरिया। MHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2010 में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में एवरी ईयर गंभीर दस्त के 30 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं। और इसी कड़ी में यूनिसेफ के अकॉर्डिंग ईयर 2017 में डायरिया से दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली मौतों का लगभग 8% हिस्सा है। तो बच्चों देखा आपने कि फूडबॉर्न डिजीजेस हमें कहाँ तक नुकसान पहुंचा सकती है। तो बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर की टॉपिक के साथ, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। बच्चों जैसे कि जानते हैं कि वैसे तो आप हर लेवल पर ही फूड क्वालिटी और सेफ्टी के सिग्निफिकेंस को महसूस कर रहे हैं। फूड चाहे कच्चा हो या पका हुआ हो, दोनों की ही सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लार्ज पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, बेटर परचेजिंग पावर, इन सब ने कंज्यूमर डिमांड को बढ़ा दिया है और ऐसे में इन प्रोडक्ट्स की सेफ्टी को एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा
इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो चेंज इन लाइफस्टाइल, आधुनिक जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव। आप लोग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर बाहर खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जहां पर मास स्केल प्रोडक्शन होता है, फूड को कई घंटे पहले बनाकर तैयार कर लिया जाता है। तो ऐसे में स्टोरेज के समय में फूड क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। भोजन बनाने वाले और भोजन खाने वाले दोनों को ही फूड सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं कि पहले के समय में मसाले, आटा, दालें इन सबको घर में पीस कर ही सुरक्षित कर लिया जाता था। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था, पहले एक सुरक्षित क्षमता कम होती थी। आजकल ये चीज रिवर्स हो गई है। पहले घर के लोग खुद ही बनाते थे, लेकिन आजकल प्रोसेसिंग सब कुछ बाहर होती है, लोगों के पास समय नहीं है और पैक्ड प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ गई है। ऐसे में क्या हो गया है कि रॉ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का भी तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ आप देखते हैं एडवांसमेंट इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से भी हमें फूड क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता जा रहा है बच्चों। साथ ही साथ क्या होता है, जब मास स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो इस फूड को कई घंटों पहले तैयार करके रख लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग और कंजप्शन के बीच में एक लंबा अंतराल आ जाता है। तो इस वजह से भी फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी को हमें पढ़ना चाहिए और हमें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्टडी करना भी जरूरी है। माइक्रोबियल एडेप्टेशंस, सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैविक प्रतिरोधकता में कमी, ऑल्टर्ड ह्यूमन ससेप्टेबिलिटी और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, इन सभी मामलों ने माइक्रोबियल डिजीजेस के केसेस को तेजी से वृद्धि दे दी है। और बच्चों क्या हुआ है, पिछले 25 से 30 वर्षों में जितने भी रोगाणुओं की खोज हुई है, उसमें से मोर देन 50% रोगाणु फूड जनित मतलब फूड बॉर्न डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कई सारे माइक्रोब्स बच्चों ऐसे हैं जिनकी खोज तो अभी तक नहीं हो पाई है। ये पता नहीं लग पा रहा है कि खाद्य जनित रोगों के कारण क्या है। इसी कड़ी में मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन, विश्व के अन्य देशों की तरह भारत ने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, जिसकी वजह से हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में जाकर सेल करने का हमें मौका मिला है। तो क्या होता है बच्चों, ऐसे में हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस करें या उसको कहीं इंटरनेशनल मार्केट में ले जाए। ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारी वजह से किसी की हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। तो फूड प्रोडक्ट कंपनीज की क्वालिटी और सेफ्टी के लिए एक्टिव सर्वेलेंस की जरूरत है और उनको फूड सेफ्टी और क्वालिटी की के लिए प्रॉपर कंट्रोलिंग की आवश्यकता है। साथ ही साथ वायु, सॉइल, वाटर, प्रिजर्वेटिव्स, कलर और टेस्ट इनहेंसर्स के साथ साथ भी फूड में कई तरह के कंटेमिनेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इसलिए भी हमें फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे और एक इंटरेस्टिंग अप्रोच के साथ, जो है फार्म टू फोर्क अप्रोच। फार्म टू फोर्क अप्रोच, इसका क्या उद्देश्य है बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य है फार्मर से रिटेल स्टोर्स तक के चेन को, चैनल्स को कम करना और सही प्रकार के उपयोगी कीटनाशक रसायन को फार्मर्स तक पहुंचाना। कई वर्षों से क्या होता रहा है बच्चों, कई वर्षों से फार्म टू फोर्क केवल इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर तक ही सीमित था, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन ने सपने को एक मूवमेंट दिया है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट ने एक अप्रत्याशित अनलाइक सेक्टर की पहल की है। एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल बॉडीज और बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर मिनी ट्रक्स के द्वारा इस समय में हमारे प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम किया है। बड़ी बड़ी रिटेल कंपनीज क्या करती हैं, एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ डायरेक्ट किससे कॉन्टैक्ट करती है, फार्मर से, जिससे फार्मर्स क्या करते हैं, अच्छी टेक्निक्स को अपनी एग्रीकल्चर में इम्बाइब करके उससे जोड़कर आपको अच्छी उत्पादक, अच्छी चीजें आपके घर तक वो आपको पहुंचा पाते हैं। तो देखा आपने कि फार्म टू फोर्क अप्रोच कितना जरूरी है। लेकिन बच्चों यहाँ आपको ये जानने की भी जरूरत है कि खाद्य संदूषण केवल आपके घर के बाहर तक ही सीमित नहीं है। घर में आने के बाद भी फूड हैंडलिंग के दौरान जैसे आप प्रिपेयर करते हैं, उसको सर्व करते हैं, प्रोसेस करते हैं या स्टोर करते हैं, तो किसी भी लेवल पर
फूड कंटेमिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हमारी जिम्मेदारी है ना ध्यान रखना। तो ये है बच्चों क्विज आपके सामने, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो बच्चों जल्दी से बताइए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से किस तरह के खाद्य पदार्थ खरीदना अधिक सुरक्षित है। What kind of food products are safer to buy in terms of health? खुले हुए खाद्य पदार्थ या पैकेट बंद खाद्य पदार्थ? खुले हुए खाद्य पदार्थ ए या पैकेट बंद खाद्य पदार्थ बी? इसके बारे में बच्चों आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो जल्दी से बताइए बच्चों, which one is safer in terms of health? आपने पढ़ा भी था कि लेबल पर बहुत सारे गुण होते हैं जिसको हमें खरीदने से पहले पढ़ लेना चाहिए। रुचि मैम बताइए बच्चों के क्या रिप्लाई आ रहे हैं। मैम बच्चे चैट बॉक्स में बी ऑप्शन टाइप कर रहे हैं। शालिनी, दीपिका, पूजा, कई बच्चे टाइप कर रहे हैं ऑप्शन बी, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि हमें पैक्ड फूड ही खरीदने चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए सेफ होते हैं और एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब आपने पहले वाला चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है और आपको समझ भी आ रहा है कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थ खरीदना सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खुले हुए खाद्य पदार्थों में कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। वेल डन स्टूडेंट्स, वेरी गुड। बच्चों शिल्पी मैम ने आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। इसी खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी। क्या होता है खाद्य सुरक्षा? खाद्य सुरक्षा मतलब उस प्रक्रिया से है जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थ उपभोग यानी यूज करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। बच्चों जब हम खाद्य पदार्थ को हैंडल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, स्टोर करते हैं, उस समय हमें ऐसी कई बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है जिससे कि हम खाद्य पदार्थों में से खाद्य जनित रोगों को पनपने से रोक सके। जैसे कि कई फूड पॉलिसीज, रूल्स, पेस्ट कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसी कई बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जिससे लोगों तक एक क्वालिटी से भरपूर और पौष्टिक भोजन पहुंचाया जा सके। बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अविषालुता, टॉक्सिसिटी। मतलब जब किसी भी पदार्थ कि वह किसी पदार्थ में कितनी क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है, यानी कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ को कितना पॉइजनस कर सकता है, उसको हम कहते हैं अविषालुता, टॉक्सिसिटी। आप इसके नाम से भी समझ रहे होंगे, विष का उत्पन्न होना। बच्चों मुनाफा कमाने के लिए कई विक्रेता इंजेक्शंस लगाते हैं खाद्य पदार्थों को अच्छा दिखाने के लिए, उससे भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। और हमारे एनवायरनमेंट में कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण भी हमारे खाद्य पदार्थ विषैले हो जाते हैं और हमें कई खाद्य जनित रोगों से ग्रसित कर देते हैं। बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा खतरे यानी फूड सेफ्टी हैजार्ड्स। बच्चों ये जो फूड सेफ्टी हजार्ड्स होती है, संकट कई प्रकार से हमारे खाद्य पदार्थों में आ जाते हैं। जब हम कब कोई भी पदार्थ सही तरीके या प्रस्तावित मात्रा में नहीं यूज करते तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? क्षति पहुंचती है। बच्चों ये संकट खाद्य पदार्थों में 3 प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है भौतिक खतरे यानी फिजिकल हैजार्ड्स। भौतिक रूप से होने वाले खतरों को हम फिजिकल हैजार्ड कहते हैं। सेकंड रासायनिक खतरे, केमिकल हैजार्ड, यानी कि कुछ ऐसे हानिकारक रसायनों के द्वारा खाद्य पदार्थों में उत्पन्न होने वाले खतरों को हम केमिकल हैजार्ड कहते हैं। थर्ड इज जैविक खतरे, बायोलॉजिकल हैजार्ड। जब कुछ जीवधारियों और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खाद्य पदार्थों में उत्पन्न होने के कारण ये खतरे अक्सर उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों हमें इन खतरों के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है जिससे कि हम खाद्य पदार्थों में से इन संकटों को दूर कर सकें और अपने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक खतरे। फिजिकल हैजार्ड मतलब बच्चों ये खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से नहीं होता, मतलब नेचुरली नहीं होता, लेकिन जब हम खाने को पकाते हैं या हैंडल करते हैं या स्टोर करते हैं तो उनमें पड़ जाते हैं और क्षति पहुंचाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, जैसे कि मैच स्टिक, बोन्स, सिगरेट, बटन्स, हेयर, नट बोल्ट, पत्थर, स्टोन।
ये ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, अगर ये खाने में पड़ जाए तो इनका अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमारे गले में अटक सकते हैं, दांतों में फंस सकते हैं और हमें कई प्रकार की इंजरी हो सकती है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट है केमिकल हैजार्ड्स। रासायनिक संकट मतलब ये नेचुरली हो सकते हैं खाद्य पदार्थों में और इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी एडेड हो सकते हैं। बच्चों, कई लोग मुनाफा कमाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थों को मिला देते हैं जैसे कि नॉन परमिसिबल फूड एडिटिव्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसी कुछ अस्वीकृत खाद्य मिलावटें होती हैं जो कि खाद्य पदार्थों में मिला दी जाती हैं। बिल्कुल मिलाना अलाउड नहीं होता, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए मिलाई जाती हैं और ये हमें रासायनिक संकट उत्पन्न करती हैं। ऐसे ही बच्चों, कुछ स्वीकृत मिलावटें होती हैं जो हम मिला सकते हैं, जैसे फ्लेवर के लिए, कलर के लिए। ऐसे ही अगर हल्दी में ही देखें तो सनसेट कलर अलाउड होता है, लेकिन अगर उसको भी हम सही तरीके या मात्रा में प्रयोग में ना लाएं तो वो भी हमें क्षति हानि पहुंचा सकता है। बच्चों, आपने अपने घर में नोटिस भी किया होगा कि आप या खुद भी बर्तन धोते हैं या आपकी मम्मी कभी यूटेंसिल्स को धोती हैं, तो जो भी डिटर्जेंट जो भी हम उसमें यूज करते हैं उनमें भी केमिकल्स होते हैं। वो भी अगर हम उनको सही से यूज ना करें तो उनमें भी ये केमिकल्स रह जाते हैं और हमें रासायनिक तौर पे क्षति पहुंचाते हैं, टॉक्सिन्स कर देते हैं और हमें कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक। कई फसलों को बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए कई कीटनाशक दवाइयां डाली जाती हैं जिनका एक्सेस में यूज होने से इनके कुछ रेजिड्यूज, अवशेष फसलों में दिखाई देते हैं, जो कि अगेन हमारे लिए केमिकल हैजार्ड उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, जैविक खतरे। जैसे कि मैंने बताया, यह जीवों, जीवधारियों यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों की प्रेजेंस के वजह से होता है। जब ये खाद्य पदार्थों में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य संक्रमण और खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज विजिबल बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, जो कि दिखाई देने वाले जैविक संकट होते हैं। ये संकट हमें अपनी आंखों से हम इनको देख सकते हैं, जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉकरोच, फ्लाई, कैटरपिलर, वॉर्म्स। दूसरी तरफ इनविजिबल माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड्स, ना दिखाई देने वाले जैविक संकट, ये हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं और उन्हें खराब करते हैं, कई टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं जिससे कि हमें कई खाद्य जनित रोग हो जाते हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, मोल्ड्स यानी फफूंदी। आप यहाँ पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से इस ब्रेड में रुई जैसी फफूंदी फंगस लगकर इस पूरे खाद्य पदार्थ को इसने खराब कर दिया। ऐसे ही अगर हम इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमें कई खाद्य जनित रोग जैसे कि दस्त, पेट में ऐंठन, ऐसी कई बीमारियां लग सकती हैं। बच्चों, नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे। Which one of the following is the example of biological hazard? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खतरे का उदाहरण है? आप देख पा रहे हैं पिक्चर ए, पिक्चर बी। इन दोनों में से जल्दी से फाइंड आउट करके बताइए कि कौन सा आपको जैविक खतरे का उदाहरण लग रहा है। बच्चों, ध्यान से देखिए इन पिक्चर्स को और जल्दी से फाइंड आउट कीजिए और पहचानिए जैविक खतरे जो हमने अभी पढ़े, बायोलॉजिकल हैजार्ड का एग्जाम्पल क्या है। वेरी गुड बच्चों, जल्दी से लिखिए। शिल्पी मैम। बिल्कुल मैम, रुचि मैम, बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं। टोमेटो पर फंगस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड। और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तीनों तरह के हैजर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एक सोपी वाटर जिसमें कुछ फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को वॉश किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन फ्रूट्स में केमिकल कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। केमिकल कंटामिनेशन भी हो सकता है। तो वेरी गुड बच्चों, वेल डन।
बच्चों बहुत अच्छी बात। इसका मतलब आप सभी क्लास को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फूड इन्फेक्शंस, खाद्य संक्रमण। बच्चों देखो, अभी हमने पढ़ा कि ये जो संक्रमण होता है रोगाणुओं और जीवों के खाद्य पदार्थ में उत्पन्न होने के कारण होता है। यही रोगाणु जीव ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें होते हैं, अगर हम उनका सेवन करें तो ये हमारे शरीर में जाकर कई संख्या में, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और वृद्धि करके हमें कई खाद्य जनित रोगों जैसे दस्त, डायरिया, पेट में ऐंठन, बुखार, ऐसे कई रोगों से हमें ग्रसित कर देते हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है साल्मोनेला। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है। बच्चों नेक्स्ट हम इसके बारे में, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। साल्मोनेला की विशेषताएं हैं, इट एग्जिस्ट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ एनिमल। ये जानवरों की आंतों में उपस्थित रहता है और जो भी एनिमल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें अक्सर पाया जाता है। बच्चों इट डबल्स इन एवरी 20 मिनट। हर 20 मिनट में अपनी संख्या को दुगनी करके हमें कई खाद्य जनित रोगों जैसे बताया दस्त, डायरिया, ये सब कर देते हैं। लेकिन अगर हम इनको हीट करें तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। हाई हीट पे गर्म करने पर ये नष्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे सही से ना पकाएं तो इसके कुछ जीव जीवित रहकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, साल्मोनेला के सोर्सेस हैं, कुछ सोर्सेस हैं इसके। रॉ मिल्क, रॉ मीट, रॉ एग्स, कच्चा दूध, मांस, कच्चे अंडों में ये उपस्थित रहता है। साल्मोनेला जो है वो क्रॉस कंटेमिनेशन और पार संदूषण से फैलता है। अब बच्चों आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि पार संदूषण क्या होता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि जब हम एक चॉपिंग बोर्ड पे एक मांस का टुकड़ा, एक मीट को कट करते हैं किसी चाकू से, और अगर हम उस चाकू को बिना धोए किसी ऐसे खाद्य पदार्थ पे प्रयोग करते हैं जिसको हम बिना पकाए खाते हैं, जैसे कि सैलेड्स या फ्रूट, तो जो चाकू के ऊपर मीट पर प्रयोग करने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो कहाँ ट्रेवल कर जाएंगे? सैलेड्स में और फ्रूट में, जिसको हम बिना पकाए खा रहे हैं। और अगर हम उनका सेवन करते हैं तो हमें कई खाद्य जनित रोगों से हम ग्रसित हो सकते हैं। दस्त, डायरिया, पेट में ऐंठन होना, बुखार होना, ऐसी कई फूड इन्फेक्शन, पॉइजनिंग्स ऐसे जीवाणु उत्पन्न कर देते हैं। बच्चों नाउ हियर इज अ फूड टिप फॉर ऑल ऑफ यू। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है, तो ध्यान से सुनिए। क्रॉस कंटामिनेशन, भोजन में बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं, तो रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ब्रेड आदि की प्रिपरेशन कभी भी उन यूटेंसिल्स, चॉपिंग बोर्ड पर नहीं करनी चाहिए जिनको आप चिकन, मीट्स, सी फूड्स या एग्स के लिए यूज करते हैं। हमेशा अलग अलग और साफ बर्तनों को ही यूज करें। यूटेंसिल्स को सोप से साफ करने में कुछ बॉक्स हमेशा फ्रिज के लोअर पार्ट में ही स्टोर करें। ये छोटी छोटी सावधानियां भोजन में फूड इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। तो देखा बच्चों आपने, रुचि मैम ने आपको कितनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी फूड इन्फेक्शन के बारे में, जिसका सामना आपकी डेली लाइफ में अक्सर करके होता है। तो इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो बच्चों मैम ने जो बताया वो था जीवित रोगाणुओं की वजह से भोजन में इन्फेक्शन होना। लेकिन कई तरह के रोगाणु ऐसे भी होते हैं, जर्म्स ऐसे भी होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो भोजन में नष्ट हो जाने के बाद भी अपना विष छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से भोजन में विषाक्तता होती है। बच्चों ये जीवाणु कब विष उत्पन्न कर सकते हैं? ये विष तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब भोजन बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडा ना हो। और सबसे अजीब बात बच्चों फूड पॉइजनिंग में ये है कि आप भोजन को देखकर या स्वाद से बिल्कुल पहचान नहीं सकते। इसलिए फूड पॉइजनिंग को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग का हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट होता है।
विषाक्त पदार्थ जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं, ये कई बार हमारी आंतों को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या केंद्रीय तंत्र का तंत्र हम जिसे कहते हैं उसको प्रभावित करता है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये बच्चों एक बैक्टीरिया है जो हमारे आसपास एयर में डस्ट, वाटर और ह्यूमन बॉडी के नेसल पैसेज, थ्रोट, स्किन और हेयर में पाया जाता है। बच्चों अक्सर 50% से ज्यादा लोगों में इस तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है। और जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति भोजन को हाथ लगाता है तो उसके बॉडी से इस तरह के बैक्टीरिया भोजन में ट्रांसफर हो जाते हैं और भोजन में खाद्य विषाक्तता का कारण बन जाते हैं। बच्चों जैसे कि मैम ने आपको बायोलॉजिकल हैजर्ड्स और भी हैजर्ड्स के बारे में बताया था, तो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ कि सबसे अधिक भोजन में खतरे का कारण बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। व्हाट इज दिस? परजीवी संक्रमण। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं, वह जीव जो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं और दूसरों की बॉडी से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। तो कई सारे पैरासाइट्स भी रोग के कारण हो सकते हैं, जैसे कि पिग की बॉडी में बच्चों एक तरह का परजीवी टेपवर्म पाया जाता है जो कि ह्यूमन बॉडी में पोर्क के थ्रू पहुंच जाता है और ह्यूमन बॉडी में फिर ये फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाता है। इसके अलावा फूड को बहुत सारे पेस्ट और इंसेक्ट भी अफेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एग्जांपल्स हैं नोरोवायरस, रोटावायरस और हेपेटाइटिस ई, कुछ इस तरह के बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये भी समझना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इन पैथोजेंस के पनपने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ह्यूमन होस्ट, मानव परपोषी। कई तरह के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बच्चों जो मानव की बॉडी में रहते हैं, मानव की बॉडी में पनपते हैं और वो खाद्य विषाक्तता का कारण बन जाते हैं। कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज भी होते हैं जो एनिमल बॉडी में होते हैं और जब हम इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में पहुंचकर बहुत तरह की पॉइजनिंग डिजीज को हमारे अंदर पैदा करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मानव ह्यूमन का इंटरेक्शन लगातार एनवायरनमेंट से होता ही रहता है, तो जिस वजह से भी पैथोजेंस के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्लाइमेटिक चेंज, कई बार ऐसे होता है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से भी इस तरह की चीजें बढ़ जाती हैं। क्लाइमेटिक चेंज होने से बच्चों क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं होती हैं तो फूड पॉइजनिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही साथ फूड हैंडलिंग प्रोसेसेस, कई बार आप भोजन को हैंडल करते समय, फूड को स्टोर करते समय, प्रिपेयर करते समय या उसकी प्रोसेसिंग के टाइम पर भी फूड में कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। आपको बच्चों जैसे पहले भी बताया गया था, जेनेटिक एक्सचेंज या म्यूटेशन, यानी कि पैथोजेंस की प्रकृति में या जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, उनकी प्रकृति लगातार बदल रही है। क्योंकि जैसे आपने देखा इंटरनेशनल ट्रेवलिंग, फूड प्रोसेसिंग और ग्लोबलाइजेशन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, इसकी वजह से फूड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से भी रोगों के पनपने की क्षमता में वृद्धि हो रही है और रोगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। बच्चों इस तरह के रोग 70% डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखा आपने कि इस तरह के पैथोजेंस को डिटेक्ट करना, कंट्रोल करना फूड पॉइजनिंग और सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए कितना जरूरी हो गया है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे संदूषण, कंटेमिनेशन। बच्चों जब कोई भी हानिकारक रसायन या कोई भी सूक्ष्म जीवी या कोई भी पदार्थ ऐसा डाइल्यूटेंट्स खाद्य पदार्थों में प्रेजेंट होता है तो वो खाद्य पदार्थ को क्षति पहुंचाता है, संदूषित कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कलरफुल कंटेनर्स दिख रहे हैं आपको जूसेस के,
तो ये अगर कंटेनर्स हम इसको सही से साफ ना करें, इनमें कोई केमिकल रह जाए या कोई नमी रह जाती है, तो भी पूरा खाद्य पदार्थ, जिस भी खाद्य पदार्थ का सेवन हम इन कंटेनर्स में करेंगे, वो सभी संदूषित कहलाएंगे। बच्चों, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरीज में फंगस लग के देखिए, अब ये रेड रेड स्ट्रॉबेरीज कितनी सुंदर ये खराब हो गई हैं। कैसे? हमने अभी पढ़ा बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, हमारे हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे कहीं पर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इजीली खाद्य पदार्थों में ट्रेवल करके उसे खराब कर देते हैं। इसी तरीके से बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस उनसे बचाने के लिए हमें अपने खाद्य पदार्थों को एयर टाइट कंटेनर्स में रखना बहुत आवश्यक है। अगर हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में नहीं रखेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रोगाणु, जीवाणु एयर से इन कंटेनर्स में जाकर, एयर के थ्रू इन कंटेनर्स में जाकर उन्हें दूषित, संदूषित कर देंगे। इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट है एडल्टरेशन, मिलावट। जब हम किसी भी सब्सटेंस में कोई भी चीज ऐड करते हैं या निकाल लेते हैं उसमें से, तो हम उसको कहते हैं मिलावट। लोग अक्सर ये मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। लोग अक्सर कुछ सस्ते, कुछ नकली और अशुद्ध पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाकर उनकी कंपोजिशन को, उनकी प्रॉपर्टीज को, न्यूट्रिशन लेवल को कम कर देते हैं, जिसके वजह से अगर हम ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि विकास में भी बहुत असर पड़ता है। बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर के अंदर पपाया सीड और स्मॉल बेरीज की मिलावट होना। ऐसे कई कलर्स मिलाए जाते हैं खाद्य पदार्थों में, उनको अच्छा दिखाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। और आप देख पा रहे हैं, मिल्क यानी दूध के अंदर स्टार्च और वाटर की मिलावट। ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थों में उनको मिलावट की जाती है और उनको बेचा जाता है। बच्चों, अब हम इन दोनों के बीच में, जो हमने अभी पढ़ा, संदूषण और मिलावट, इनके बीच में अंतर समझेंगे इस पिक्चर के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू। बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे गाय को इंजेक्शन लगाया जा रहा है एक्सेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जिससे ज्यादा दूध उससे प्रोड्यूस हो। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति दूध निकाल रहा है, अगर उसके हाथ साफ नहीं है, तो उसमें भी जर्म्स हो सकते हैं। प्लस जो जिस कंटेनर में वो दूध निकाल रहा है, अगर वो साफ नहीं है, तो वो भी क्या हो सकता है, उसमें जर्म्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। और अगर उसमें दूध निकाला जाए, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे किस तरीके से दूध में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, ये तो हुआ कंटैमिनेशन का एग्जाम्पल। वहीं दूसरी तरफ एडल्टरेशन, मिलावट कैसे की जाती है? स्टार्च, डिटर्जेंट्स, पाउडर और पानी के द्वारा, जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, एडल्टरेशन, मिलावट लोग करते हैं। लेकिन दूध में मिलावट के साथ साथ संदूषण भी हो सकता है। किस प्रकार से बच्चों? अगर यही पानी किसी ऐसे कंटेनर में हो जो कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो क्या हो जाएगा? पानी अशुद्ध हो जाएगा। और यही अशुद्ध पानी अगर दूध में मिलाया जाए, तो मिलावट के साथ साथ दूध में संदूषण भी पाया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फूड क्वालिटी, खाद्य गुणवत्ता बहुत जरूरी है। हम इतने देर से यही पढ़ रहे हैं, सुरक्षा, क्वालिटी। तो बच्चों, जब भी हम खाद्य पदार्थ खरीदने जाते हैं, हम ऐसे कुछ गुणों का ध्यान रखते हैं, कुछ गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। जैसे कि कुछ नकारात्मक गुण होते हैं और कुछ सकारात्मक गुण। नकारात्मक गुण जैसे हम देखते हैं, कहीं खाद्य पदार्थ सड़ा हुआ तो नहीं है, संदूषित तो नहीं है, कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, या फिर कोई इसमें हैजार्ड तो नहीं है, जैसे कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जो हमने पढ़ा। ऐसे ही कुछ सकारात्मक गुण होते हैं बच्चों, जैसे कि हम खाद्य पदार्थों को खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी को, उसके रंग से, फ्लेवर से, उसके टेक्सचर, सुगंध, बनावट से हम उसको एश्योर करते हैं। ऐसे ही बच्चों, हमारी सरकार ने कई स्टैंडर्ड्स बनाए हैं फूड के लिए, जिससे कि उसकी क्वालिटी को एश्योर किया जा सके, जो कि इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे काम करते हैं। इसको हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Now, we have to keep some points in our mind to ensure good quality of food. सबसे पहले बच्चों, हमें
जो भी हम रॉ मटेरियल और वाटर यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट उससे निर्मित होगा, जितने भी उससे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, वो सभी गुणवत्ता में अच्छे होंगे। इसलिए हमारा रॉ मटेरियल और वाटर अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों, क्लीनलीनेस, स्वच्छता का ध्यान हमें अपने परिसर, कर्मचारियों का, जिस इक्विपमेंट उपकरण में हम यूज कर रहे हैं उस खाद्य पदार्थ को, उसकी सफाई का ध्यान, फूड की प्रिपरेशन, स्टोरेज एरिया का ध्यान हमें बहुत रखना जरूरी है। इसी तरीके से बच्चों, ताप का ध्यान, टेम्परेचर का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ सेंसिटिव होते हैं, उनको हमें रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, किसी को हीट करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और खाद्य जनित रोगों को पनपने से रोकने के लिए। ऐसे ही बच्चों, हमें फूड हाइजीन, खाद्य स्वच्छता को बनाए रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप पढ़ते भी आ रहे हैं, खाद्य पदार्थों को धो के उपयोग करें, जिस इक्विपमेंट में यूज कर रहे हैं उसको धोएं, अपने हाथों को धोएं। तो हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो क्वालिटी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। बच्चों, बेहतर सेवा के तरीके करना भी बहुत जरूरी है। आपने अभी पढ़ा कि जब खाद्य पदार्थ बनता है और हमारे घरों तक आता है, उसमें बहुत बड़ा इंटरवल होता है और बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो हर एक लेवल पे अगर हम खुद ही सुरक्षा के तरीकों को अपनाएंगे तो क्वालिटी अपने आप मेंटेन होगी, लोगों तक एक भरपूर, अच्छा, पौष्टिक भोजन पहुंचा सकेंगे। तो बच्चों, अब ये प्रैक्टिकल वर्क आपके लिए, जैसे कि आप सबको पता है कि होम साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इस चैप्टर से रिलेटेड भी आपको एक प्रैक्टिकल करना है, जिससे मिलने वाली जानकारियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई पूरी इंफॉर्मेशन आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 132 पर मिल जाएगी। बच्चों, कुछ टेस्ट इसमें से ऐसे हैं जो आप घर पर कर सकते हैं और बाकी कुछ प्रैक्टिकल्स जो केमिकल्स की हेल्प से करने हैं वो आप स्कूल के ओपन हो जाने के बाद अपने होम साइंस टीचर के साथ लैब में करेंगे। तो आपके कोर्स में इस सेशन में कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, जल्दी से एक बार नजर ले लेते हैं। प्योर घी में आपको जांच करनी है सीसैमॉल की, तिल के तेल की, चाय की पत्तियों में डंठल की, काली मिर्च में हल्की बेरी की जांच करनी है, हल्दी में मेटिनल येलो की जांच करनी है, दूध और आइसक्रीम में स्टार्च की जांच करनी है, साथ ही हींग में रेजिन्स की जांच भी आपको करनी है। और ये प्रैक्टिकल्स आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में नोट भी करने हैं। और आपको पता है कि इसका ये होम साइंस के असेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। तो बच्चों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टिप जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ईट हेल्दी, फील हेल्दी एंड लुक हेल्दी। अच्छा खाइए, अच्छा महसूस करिए और अच्छा दिखिए। दिस इज द टिप फॉर द डे। बच्चों, इस चैप्टर को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फूड स्टैंडर्ड्स, खाद्य मानक के बारे में। और ये है गूगल लिंक जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बच्चों, ये इससे पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है। साथ ही साथ बच्चों, आप लोग जब गूगल फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोग अपने नाम, स्कूल का नाम और आईडी को ठीक से और ध्यान से भरें, जिससे आपका एनालिसिस ठीक से हो पाए और हमें पता चल पाए कि आपने इस चैप्टर से कितना लर्न किया है। कुछ YouTube मॉडरेटर्स यदि हमारे साथ है तो हम बच्चों के कुछ प्रश्न भी ले सकते हैं, हमारे साथ हैं तो। यस शिल्पी, लास्ट टाइम के क्विज 4 के विषय में मुझे आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देनी है। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बेस्ड क्विज था हमारा, क्विज नंबर 4, उसमें हमने पाया कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था नॉन पेरिशेबल फूड्स कब तक खराब नहीं होते। नॉन पेरिशेबल यानी अविकार्य खाद्य पदार्थ कब तक चलते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 1 ईयर। जनरली 1 ईयर तक हम इन्हें रख सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं अनाज, दालें,
जैसे गेहूं, दालों में आपकी कोई भी दाल हो गई, अरहर, मूंग, साथ ही आपके गेहूं, चावल, इनको हम एक साल तक जनरली स्टोर कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, और एक क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका था जो आपने ठीक से उसका आंसर नहीं दिया। तो वो क्वेश्चन था कि फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉ प्रोडक्ट्स थ्रू प्यूरिफिकेशन, यानी कि खाद्य पदार्थों के कच्ची सामग्री से शोधन करके कौन से खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, और उसका उत्तर है फूड डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न पदार्थ, व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ। जैसे हम गन्ने से चीनी निकालते हैं, तो ये कच्ची सामग्री क्या हुई, गन्ना, और उससे हमने चीनी बना ली। या फिर हम ऑयल सीड्स यानी तिलहन से हम तेल निकालते हैं, तो ये एक उदाहरण फूड डेरिवेटिव्स का है। Any other questions from YouTube moderator? यस मैम, बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि कौन लोग हैं जो ज्यादा फूड पॉइजनिंग से प्रभावित होते हैं, या हु ऑल आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो स्टूडेंट्स से बताना चाहूंगी कि जो लेस देन 5 इयर्स के चिल्ड्रन हैं वो बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग से ग्रस्त हो जाते हैं, या फिर एल्डरली who are greater than 60 years of age क्योंकि उनका वीक इम्यून सिस्टम होता है, या फिर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर कोई कैंसर से सफर कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं सारे वो बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग से इफेक्ट होते हैं। और जो लेडीज स्पेशल कंडीशंस में हैं, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के अंदर, तो उन्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू। Thank you, students. Thank you for the day. Happy learning. Thank you, बच्चों. Thank you, everyone. Thank you, बच्चों. Thank you, everyone, for watching us and learning.